अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आ जाओ मेरे शेर वीरों, आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ योर NDA 2023 फर्स्ट का पेपर है, राइट। हम जो करने वाले हैं वो क्या है बता दिया मैंने आपको। हम लोग लास्ट वीडियोस के अंदर ये एरर्स कर चुके थे आपके पेपर के, ये एरर्स थे सारे, एरर किया गया था। फिर हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए NDA का सिनोनिम्स का वीडियो। सिनोनिम्स हम सारे एक्सप्लेन किए थे आपको कि कौन कौन सिनोनिम्स पेपर में आए हुए थे, वो हमने किया था। नाउ आज का जो हमारा सेशन है वो इस बात पे है कि हमें आज जो करना है भैया वो क्या करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। एक सेंटेंस के कई सारे पार्ट्स होंगे, उनको प्रॉपर अरेंज करना है। तो ये है हमारा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखिए दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये जो पैराजम्बल्स होते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट में दो तरह के होते हैं। एक तो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, मतलब एक ही सेंटेंस के कई सारे पार्ट होते हैं, उसको अलग अलग लिखा होता है, उसको एक करना होता है। या एक होता है अलग अलग सेंटेंस ही दिए होते हैं। एक होता है एक ही सेंटेंस के चार अलग अलग पार्ट हों, या एक होता है चार अलग अलग सेंटेंस दिए हों, उनको आपस में अरेंज करना। तो दो तरह की सीन आपके एग्जाम्स में आती हैं, तो दोनों को आपको समझते रहना है ताकि एग्ज़ाम में जो भी आए उसके लिए आप रेडी रहिए, राइट। तो आज आपके सामने ये NDA 2023 का पेपर है, ये NDA 2023 फर्स्ट का पेपर है, जिसका PQRS हम लोग जा रहे हैं करने, राइट। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो लिखा है कि बिकॉज आई फील, ये P ऑप्शन है। फिर क्यों है, यू रिमेंबर इट बेटर, फिर व्हेन यू राइट समथिंग R, आई मेक एटलीस्ट 3 ड्रॉप्स ऑफ अ सॉन्ग S। याद रखो डियर, आखिर ये जो PQRS वाले एग्जाम में आपके सवाल आते हैं, इसको करना कैसे होता है, मतलब इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि हम इसको हैंडल कर पाएँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चा लोग हैं जिनको एक्चुअल में उनको लगता है कि सर मैं ग्रामर के रूल रट्टा करके याद कर लूँगा तो मैं PQRS या क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंसन कर ले जाऊँगा। बेटा नहीं कर पाओगे। देखो तीन चार चीज़ें हैं जिस PQRS जिसको बोलते हो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिर एक होता है डियर क्लोज टेस्ट, और फिर एक होता है कॉम्प्रिहेंसन। तो ये जो तीन टॉपिक आपके हैं डियर, ये तभी तुम कर सकते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज पे अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें आपको ये नहीं मैटर करेगा कि ता है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, रहा है आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हालांकि सब होता भी नहीं है लेकिन लड़के रटे रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा ग्रामर को नियम से नहीं पढ़ते, ग्रामर को कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। और मैं कभी भी अपनी क्लास में आज तक जितने भी चैप्टर पढ़ाया होगा आपको बैच में, आप देखिएगा मैंने कभी भी ग्रामर को नियम से नहीं पढ़ाया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रामर में नियम नहीं है, ग्रामर में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना पड़ता है। एक्चुअली ग्रामर में क्या है, कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, भावनाएं हैं, उन भावनाओं को समझना होता है, उसी का नाम सिचुएशन है। जैसे जैसे भावनाएं चेंज होंगी, सिचुएशन बदलेगी, ग्रामर के सिस्टम भी क्या होंगे, बदलेंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रूल्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द इमोशंस एंड फीलिंग्स, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी ग्रामर के सिस्टम को समझकर, ग्रामर के सिस्टम को समझकर, ग्रामर के नियम नहीं, ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज होती है उसको समझकर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सकती है। कभी भी रट के आप कुछ नहीं कर सकते, मैं बार बार कहता हूँ। इसीलिए आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितना भी लोग तैयारी कर रहा है, आप देखेंगे वो 2 4 10 क्वेश्चन तो कर डालता है, सिनोनिम एंटोनिम रट के पास हो जाता है, इडियम वर्मन रट के पास हो जाता है, एक आध दो ठो एरर कर लेता है, लेकिन जो बड़े मेजर पोर्शंस होते हैं वो नहीं कर पाता। वजह वही कि उसकी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। अब लैंग्वेज पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भैया, तो फिर आपको बेसिक्स के साथ थोड़ा डील करना पड़ेगा बढ़िया से, राइट। मैं कुछ आज PQRS कराने का प्रयास करता हूँ आपको, इसी के सहारे आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या क्या हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब एक बात आप समझो, होता क्या है कि PQRS करने में 2 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो नाउन का कॉन्सेप्ट, एक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, नियम की बात नहीं कर रहा। तुम मत समझ लग जाना कि सर नाउन के सारे नियम मुझे याद है, प्रोनाउन के सारे नियम मुझे याद है ना, मैं नियम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन,
आई एम टॉकिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। दैट मीन्स कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नाउन, द यूज ऑफ नाउन, द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन, द यूज ऑफ प्रोनाउन और नॉट, ये इस पर डिपेंड करता है, राइट। फिर आपके कुछ कनेक्टर्स के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, कंजंक्शन जिसको आप बोलते हो, इस पर डिपेंड करता है। फिर आपके क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लॉज की समझ कितनी अच्छी आपकी है। फिर आप ये जो मतलब छोटी बातें हैं, इनके बारे में अगर आप जानते रहोगे तो आपके लिए PQRS करना आसान हो जाएगा। जैसे बताता हूँ मैं तुमको, देखो लिखा है बिकॉज आई फील यू रिमेंबर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग, आई मेक एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ अ सॉन्ग। ये 4 पार्ट अलग अलग लिखे गए हैं। ये आपका S वाला पार्ट है, ये आपका R वाला पार्ट है, ये आपका Q वाला पार्ट है ना, और ये आपका P वाला पार्ट है। अब ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखो, एक में यस से शुरू किया है, एक में R से, एक में Q से, एक में P से। इसका मतलब पहला जो लेटर है वो सब में कॉमन है, मतलब कॉमन का मतलब वो P से भी स्टार्ट हो सकता है, Q से भी, R से भी, S से भी। ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है कि क्या तुम ये पढ़ के बता पाओगे कि सर सेंटेंस कहाँ से शुरू हो सकता है, या तो ये जान लो, या तो ये जान लो कहाँ शुरू हो सकता है। लगे डिफिकल्ट है जानना सर, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं सर जहाँ से सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो फिर ये सोचने का प्रयास किया करो कि कहाँ से नहीं हो सकता। दोनों बातों पर विचार किया करो। अगर लगे कि तुम ये नहीं खोज पा रहे हो कि P से शुरू होगा कि Q से कि R से कि S से, तो ये खोजो कि कहाँ शुरू नहीं होगा, P से नहीं होगा कि Q से नहीं होगा कि R से नहीं होगा कि S से नहीं होगा। कोई ना कोई एक रास्ते पे चलो, तुम्हें आंसर मिलता जाएगा, राइट। अब देखो जरा, ये लिखा है कि व्हेन यू राइट समथिंग, अब सेंटेंस व्हेन से शुरू हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन यू राइट समथिंग यू रिमेंबर इट बेटर बिकॉज आई फील। अब आप एक बात बताओ, सेंटेंस की जो मीनिंग वो कह रही है, वो ये कह रहा है कि आई मेक एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ अ सॉन्ग, मैं 3 ड्राफ्ट लिखता हूँ किसी गाने का, किसी भी गाने को 3 बार मैं लिखता हूँ, 3 ड्राफ्टिंग करता हूँ उसकी। क्यों करता हूँ ऐसा, 3 ड्राफ्टिंग क्यों करता हूँ? कह रहा है कि बिकॉज आई फील, एस के बाद P, एस के बाद P तो यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि आई मेक एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ अ सॉन्ग, मैं 3 बार गाने को लिखता हूँ, ड्राफ्टिंग करता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? बिकॉज, क्योंकि आई फील P के बाद R, व्हेन यू राइट समथिंग, कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम कोई चीज़ लिखते हो, व्हेन यू राइट समथिंग यू रिमेंबर इट बेटर, आपको वो चीज़ याद हो जाती है। इसका मतलब एक बात तय था कि R के बाद क्यों आएगा, R के बाद क्यों आएगा कि व्हेन यू राइट समथिंग, जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो यू रिमेंबर इट बेटर, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो R के बाद क्यों देखो यहाँ दिया है, R के बाद क्यों देखो यहाँ दिया है, और R के बाद क्यों और कहीं नहीं दिया, तो ये C और D ऐसे गलत हो गया। तुम ये भी गेस कर सकते थे कि सर R के बाद तो क्यों आएगा, और R के बाद क्यों देखो A और B में है, A और B, C और D में नहीं दिया है, R के बाद क्यों, इसका मतलब C और D तो नहीं होगा, बचा A और B। अब सेंटेंस क्या R से उठाना था या S से उठाना था? अब तुमको पता है कि SP होगा कि PS होगा। मान लो तुमको डाउट हो रहा है कि सर हम यहाँ से भी उठा सकते थे, चलो ठीक है, लेकिन ये सोचो S के बाद P आएगा कि P के बाद S आएगा। तो यहाँ पे P के बाद S दिया है और यहाँ पे S के बाद P दिया है, तुम बताओ। बिकॉज आई फील आई मेक एटलीस्ट, या आई मेक एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ सॉन्ग बिकॉज आई फील, S के बाद ही P आएगा। कह रहा है मैं 3 बार लिखता हूँ, तो 3 बार लिखने का कारण क्या है? कारण यही है कि क्योंकि मुझे लगता है जब तुम लिखते हो तो याद हो जाता है। इसका मतलब आएगा तो S के बाद P, जब S के बाद P आएगा तो डियर S R क्यों यहाँ भी है, यहाँ भी है, अंतर इन दोनों में यही है कि यहाँ पे S के बाद P था, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो दैट इज बोलना पड़ेगा आई मेक एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ अ सॉन्ग बिकॉज आई फील व्हेन यू राइट समथिंग यू रिमेंबर इट बेटर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर इन द शॉप P है गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज डिमांडेड रैंसम ऑफ, रैंसम का मतलब होता है कोई फिरौती की रकम। देखो अब देखो ये बहुत सिंपल है। अ गनमैन हु हेल्ड, एक जो बंदूकधारी था जिसने पकड़ रखा था किसको, हॉस्टेज, किसी को किडनैप कर रखा था। अ गनमैन हु हेल्ड, क्यों के बाद R, अब क्यों के बाद R कहाँ है? C ऑप्शन में, मतलब देखते ही पकड़ में आ गया कि भाई अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज फॉर, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ वर्ड यहाँ पे था मिसिंग हुआ है, फॉर के बाद इन नहीं लिखा होगा, फॉर यहाँ पे कुछ टाइम रहा होगा एक लंबे टाइम से, कि कह रहा है कि अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज फॉर
सम आवर्स, कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे से उसको बंद रखा होगा। इन द शॉप में उसने क्या किया, डिमांडेड रैंसम ऑफ 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए का उसने डिमांड किया। इसका मतलब है पी के बाद एस आएगा, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा आंसर था, मतलब इसको पकड़ते ही आप समझ जाओगे। अ गनमैन हु हेल्ड अ हॉस्टेज, इसका मतलब क्यों के बाद ही आर आएगा। अब क्यों के बाद आर आएगा तो क्यों के बाद आर देखो यहाँ दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो वो मतलब देखते ही आप पकड़ लोगे कि हाँ सर यही वाला ऑप्शन होना है, कुछ और होना भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कभी कभी चीज़ें बहुत आसान मिल जाती हैं, कभी कभी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल रहती हैं। आ जाओ, देखो कह रहा है कि यूक्रेन हैज़ अर्ज्ड सिटीजन्स कंट्री इमीडिएटली लिविंग इन रसिया टू लीव द, एक बात बताओ, लिविंग इन रसिया, लिविंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये किसके लिए आ रहा होगा, जो कोई लोग रसिया में रह रहे होंगे। कौन लोग हैं, सिटीजन्स, यही है। इसका मतलब आर के बाद पी आएगा। ये लिविंग किसके लिए बोल रहा होगा, लिविंग का मतलब रहना, तो कौन रह रहा होगा, कौन रह रहा होगा, कोई लोग, लोग कहाँ हैं, यहाँ सिटीजन्स। इसका मतलब है कि सिटीजन्स के लिए ही लिखा गया होगा। इसका मतलब आर के बाद ही पी आएगा, और आर के बाद अगर तुम देखोगे पी कहाँ दिया हुआ है, एंड दैट इज बी ऑप्शन। आर के बाद पी अगर देखोगे तो कहाँ दिया, दैट इज बी ऑप्शन, कि यूक्रेन हैज़ अर्ज्ड, अर्ज का मतलब इंट्रीट करना, विनती करना, अपने नागरिकों से यूक्रेन ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट किया, लिविंग इन रसिया, रसिया में रहने वाले, रसिया में जो यूक्रेन के लोग रह रहे थे, तो यूक्रेन की सरकार ने उन रसिया में रहने वाले लोगों से जो यूक्रेन के सिटीजन थे उनसे ये आग्रह किया टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, कंट्री को तुरंत क्या करें, लीव करें, दैट इज RPSQ। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। पकड़ में आ रहा होगा कैसे बना, क्योंकि यहीं से पकड़ में आ गया कि सर लिविंग इन रसिया, रसिया में रह रहे थे, कौन रह रहा था, ये लोग रह रहे थे। इसका मतलब आर के बाद पी आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। मतलब कुछ और देखना भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक सेंटेंस जुड़ जाएगा। देखो इसमें उन्हीं लोगों को आएगा डियर, ये सब करना जो लोग थोड़ी बहुत ग्रामर को समझते होंगे, मतलब ग्रामर के रूल रट के नहीं बैठे होंगे, बल्कि ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग उनकी अगर अच्छी होगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये बातें आपको बड़ी आसान लगेंगी, वरना फिर तकलीफ देगा आपके लिए। ये इतना ऐसा कर दिया है कि इसका ऑप्शन ही दिख नहीं रहा है, बनाने वाले की भी क्या बताऊँ मैं, बड़े कलाकार लोग हैं भाई। चलो उस सेंटेंस छोड़ दो, इसको देख लो, उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देखो इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड, यार रुको उसको मैं आंसर कर देता हूँ आपको, कम से कम आंसर पता लग ही जाए क्या होगा। देखो ये बताओ, लिखा है राइपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस एंड रेजिंग फियर्स ऑफ कोस्ट ऑफ क्या लिख दिया भाई, मदागास्कर इन द अर्ली आवर्स, साइक्लोन इम्नेटी क्रैश्ड इनटू द साउथ ईस्टर्न, फ्लडिंग एंड फूड शॉर्टेज इन द रीजन। अब जरा सोचो, यहाँ लिखा है फियर्स ऑफ, डर, डर किस चीज़ का था, डर किस चीज़ का था भाई, डर था फियर ऑफ, डर किस चीज़ का रहा होगा, ये फ्लडिंग एंड फूड शॉर्टेजेस, मतलब बाढ़ का या खाने की कमी का डर था। इसका मतलब है कि जो पी है, पी के बाद क्या आना चाहिए, एस, पी के बाद आना चाहिए क्या, एस। अब यहाँ देखो ये लिखा है साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न मतलब साउथ का दक्षिण किनारा था, तो साउथ ईस्टर्न क्या भाई, साउथ ईस्टर्न एक एडजेक्टिव है, द एक आर्टिकल है, और तुमको पता है कि आर्टिकल कब खुश होता है, जब आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो द साउथ ईस्टर्न कोस्ट, ये कोस्ट नाउन है, इसका मतलब साउथ ईस्टर्न कौन सा, कोस्ट, कोस्ट का मतलब वो भाग, वो जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो किनारा है। साउथ ईस्टर्न कोस्ट का मतलब साउथ के जो पार्ट रहे होंगे वहाँ की बात कर रहा है। ये कोई प्लेस आपको पता ही है, ये मालदीव के आसपास है कहीं पर। तो ये जो आर के बाद क्यों आएगा, इसका मतलब है कि आपको बोलना पड़ेगा, सेंटेंस यहीं से उठाओ कि साइक्लोन इम्नेटी क्रैश्ड इनटू द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दिस इन द अर्ली आवर्स, देन आर के बाद क्यों। अब क्यों के बाद लिखो ये जो राइपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड रेजिंग फियर्स ऑफ फ्लडिंग एंड फूड शॉर्टेज इन द रीजन, दैट मीन्स आर क्यू पी एस, तो बनेगा आर क्यू पी एस, ये है। तो कुल मिला के ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा RQPS। आ जाओ, ऑप्शन नीचे दिया नहीं, देख लीजिएगा आप। आ जाओ भाई, इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वाटिक लाइफ थ्राइव्स, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज वाइल इंश्योरिंग दैट इट्स नेचुरल, राइट। देखो ये जो लिखा गया है इट्स नेचुरल, अगर ध्यान से देखो नेचुरल क्या भैया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, तो नेचुरल क्या होगी, नेचुरल इकोलॉजी होगी। भाई नेचुरल एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, नाउन न यहाँ दिया है, न यहाँ दिया है, न आर में दिया है नाउन, फॉर दिया है, और न क्यू में दिया है, जबकि मुझे पता है कि नेचुरल एक एडजेक्टिव है। मैंने यही कहा ना, ग्रामर की समझ अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जान जाओगे किसके बाद क्या आएगा। हमें पता है कि एडजेक्टिव अगर आया है तो उसके आगे नाउन आएगा,
अब ये है नेचुरल एडजेक्टिव, तो नेचुरल के बाद आएगा नाउन। अब नाउन यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया, इसका मतलब एस के बाद तो पी आएगा, एस के बाद पी आएगा। अब एस के बाद पी देखो जरा कहाँ, यहाँ है, देखो यहाँ भी हटा दिए हैं, क्या बताऊँ, एक सी में है एक ए में है, एक बार चेक करते हैं सी और ए। देखो फिर देखो सेंटेंस उठेगा कहाँ से, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज वाइल इंश्योरिंग इट्स नेचुरल इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेटिक लाइफ थ्राइव्स। इसका मतलब क्यों उठेगा, ये रिसोर्सेज ऑफ वाटर जो यूज़ कर रहे हो यूटिलाइज करने के बारे में फॉर डिफरेंट पर्पजेज, किसके लिखा जा रहा है, इसी के लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्यों के बाद आर आएगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा क्यू आर, फिर हो जाएगा एस पी, ऐसा क्यू आर एस पी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्यू आर एस पी। तो आई होप ये बात पकड़ में आ रही होगी कैसे करना है। नेचुरल के बाद एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा, तो एस के बाद पी जुड़ गया। सेंटेंस उठेगा कहाँ से, सेंटेंस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ क्यों में दिया है, तो वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर। भाई सेंटेंस डायरेक्टली यहाँ से नहीं उठा सकते, बिकॉज इंश्योरिंग दैट इस नेचुरल के बाद फिर इंश्योरिंग मानना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब कहाँ जाएगी, तो वर्ब यहाँ दिया नहीं है, बेहतर होगा हम सब्जेक्ट ले, सब्जेक्ट कहाँ पे है, क्यों में है, करेक्ट है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, देखो लिखा है वेरी डिफिकल्ट द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू फॉग। अब देखो यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, पकड़ में आ गया होगा कि द पुअर विजिबिलिटी, सेंटेंस तो उठेगा यहीं से क्यों से। अब क्यों में दो ऑप्शन है, द पुअर विजिबिलिटी क्यों के बाद आर है ड्यू टू फॉग, एंड क्यों के बाद एस है, सॉरी क्यों के बाद आर है, मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। कह रहे हैं कि जो पुअर विजिबिलिटी थी, सड़क पे जब कोहरा वगैरह पड़ जाता है, आपने देखा होगा, तो कोहरे में गाड़ी चलाना बड़ा कठिन हो जाता है, तो बड़ा तकलीफ होता है ड्राइवर को गाड़ी चलाने में, क्योंकि चीज़ दिखती नहीं है। तो पुअर विजिबिलिटी मतलब विजिबिलिटी बहुत बेकार थी, दिख नहीं रहा था, इससे क्या हो रहा था, मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट, जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट था, गाड़ियों का आवागमन था, बहुत क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो गया था, बहुत स्लो चल रहा था मामला। इसका मतलब आर के बाद तो पी आएगा, आर के बाद पी आएगा। लेकिन फिर आर के बाद जब पी आएगा तो देखो आर के बाद पी यहाँ दिया, आर के बाद पी यहाँ दिया है, बस गड़बड़ ये हो रहा है कि एस वाला ऑप्शन लास्ट में होगा कि पहले होगा, क्योंकि यही समझना है कि एस वाला ऑप्शन क्यों के साथ रहेगा या एस वाला ऑप्शन पी के बाद रहेगा। एक्चुअल में तुम बताओ, ड्यू टू फॉग, याद रखो ड्यू के साथ जब भी कोई फ्रेज लिखते हैं, ड्यू टू एक होता है डियर, एक होता है ओविंग टू, ये बात अगर जानते हो ठीक, वरना जान लो। ओविंग टू के साथ हम जब कोई फ्रेज लिखते हैं, तो ये जो फ्रेज बनती है ये हमेशा बनती है एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। क्या फ्रेज बनती है, एडजेक्टिव फ्रेज बनती है। और हम ओविंग टू के साथ जब कोई लिखते हैं तो ये जो फ्रेज बनती है बेटा, ये बनती है एडवर्ब फ्रेज बनती है। ये बात अगर जानते हो ठीक, वरना जानो, दिमाग में रखो, ओविंग टू और ड्यू टू में फ़र्क होता है। ड्यू टू हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है और जो ओविंग टू होता है हमेशा एडवर्ब फ्रेज बनाता है। अब तुम बताओ हमें ड्यू टू फॉग, फॉग की ये पुअर विजिबिलिटी किस वजह से हो रही है, इसी वजह से हो रही होगी, फॉग था इसीलिए पुअर विजिबिलिटी था। इसका मतलब ये जो फ्रेज है ये क्या बना रहा होगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसके लिए आता है, किसी नाउन के लिए आता है, प्रोनाउन के लिए आता है। और आपको पता है इसका नाउन प्रोनाउन कौन है, यही विजिबिलिटी। विजिबिलिटी जो थी पुअर थी, इसके पीछे की वजह कौन था, ड्यू टू फॉग। इसका मतलब क्यों के बाद ही एस आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव उसी नाउन के बगल रहेगा, उसी प्रोनाउन के बगल रहेगा जिसको क्वालिफाई वो कर रहा हो। तो इसका मतलब है क्यों के बाद ही एस आएगा, तो बोलना पड़ेगा द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज क्यू एस आर पी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई होप की बात तुम लोगों को पकड़ में आ रही होगी, हाँ सर कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखो बेटा आसान है चीज़ें, मतलब एनडीए पेपर मैंने पहले भी कहा था आपको, डे 1 भी कहा था कि एनडीए बहुत टफ पेपर नहीं बनाता है, सीडीएस थोड़ा बहुत टफ बनाता भी है, बट एनडीए तो ठीक ठाक मतलब पेपर बनाता है। 50 क्वेश्चन के पेपर में अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बेटा, कम से कम 40 सवाल तो वैसे रखता है जो तो कोई भी लड़का ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ मन लगाकर वो कर डालेगा। 10 सवाल की दिक्कत थोड़ी होती है, 10 सवाल की थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर आप चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ें 10 नहीं कर पाएंगे, तो 10 सवाल के लिए थोड़ा और ढंग से पढ़ लोगे तो बेटा मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ 45 प्लस तुम एनडीए मार के आओगे, 45 प्लस मार के आओगे, ये मेरी आपसे अश्योरिटी है। बस आप ढंग से मेरे बैच को ढंग से पूरा पढ़ लीजिए, पूरे बैच को, पूरी ग्रामर, पूरी वकाय, पूरी अंडरस्टैंडिंग, जितना कुछ मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ पेड बैचेस के अंदर, उनको आप ढंग से पढ़िए, जाके सीखिए। और अगर कहीं पर कोई डाउट शंका आ रही है तो उसको आप बताइए भी कि सर ये चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, मैं उन दिक्कतों का समाधान दूंगा, आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। आ जाओ, लिखा है avenues for the patients to indict but rarely is it
द अदर वे राउंड देर आर मल्टीपल लीगल द डॉक्टर्स। देखो फिर से यहाँ पे गायब है। अब सेंटेंस तुमको पता है उठेगा आर से ही, इसका मतलब आर से उठेगा। देर आर मल्टीपल लीगल, अब द डॉक्टर्स लीगल के बाद आएगा नहीं, देर आर मल्टीपल लीगल, आर से उठाओ, आर के बाद पी, मल्टीपल लीगल के बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। भाई लीगल एक क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बाद नाउन आएगा। ये नाउन में आर्टिकल दा लग चुका है तो इसके बाद ये तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसके बाद कोई नाउन आएगा। यहाँ नाउन दिया नहीं, यहाँ दिया, आर के बाद क्यों आएगा। तो देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट द डॉक्टर्स बट रेयरली इज इट द अदर वे राउंड। तो दैट मीन्स कि आर के बाद पी आएगा। और इंडिक्ट किसको कर रहे हो, इंडिक्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन, और इसका नाउन कहाँ है, इसका नाउन ये है, इसका मतलब पी के बाद आएगा एस। तो आंसर हो जाएगा आर के बाद पी, आर के बाद पी, एस क्यों, करेक्ट, आर पी एस क्यों, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों और कैसे समझा दिया कि देखो बट एक कोऑर्डिनेटिंग, सुन लो, क्यों ऑप्शन सेंटेंस में पहले नहीं आएगा, वजह समझ लो, बट से स्टार्ट हुआ है। अगर ये बात पहले से जानते हो तो ठीक, वरना जानो कि डियर जितने भी कोऑर्डिनेटिंग, अगर आपने कभी कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अगर आपने कभी कहीं पर भी किसी भी टीचर से के साथ अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ बेटा ये बात बताई गई होगी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, लाइक फैन बॉयज़ होते हैं, हालांकि और भी हैं, फैन बॉयज़, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, सेंटेंस कभी भी यहाँ से शुरू नहीं हो सकता। सेंटेंस कैन नेवर स्टार्ट, कोई भी वाक्य यहाँ से शुरू नहीं हो सकता, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। फैन बॉयज़ का मतलब सुन लो, फैन बॉयज़ का मतलब फॉर, एफ इज इक्वल टू फॉर, ए इज इक्वल टू एंड, एन इज इक्वल टू नॉर, बी इज इक्वल टू बट, ओ इज इक्वल टू और, वाई इज येट, एस इज सो। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो, ये है इनका फुल फॉर्म से, फैन बॉयज़ करके याद रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है पता, कि कहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब सेंटेंस कभी क्यों से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब चूंकि बट आया है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, तो क्यों वाला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। बचा एस के बाद पी दिया हुआ है, देखो द डॉक्टर्स एवेन्यूज होता नहीं है, क्योंकि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दो नाउन एक साथ कनेक्ट होंगे नहीं, तो एस के बाद पी भी नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास सेंटेंस में स्टार्ट करने के लायक यहाँ नहीं था, बचा कौन सा ऑप्शन, आर, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट वो है नहीं, सब्जेक्ट यही है, देयर आर मल्टीपल लीगल, तो सेंटेंस स्टार्ट तो आर से ही होगा, तो आर के बाद पी, पी के बाद एस के बाद क्यू। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लाइट एंड ईच, भाई फ्लाइट नहीं था, फाइट था, ये फ्लाइट लिख दिया गया, इसको फ्लाइट पढ़ना था, मतलब फ्लाइट नहीं था, ये डियर था फाइट, लड़ाई। आज दुनिया में बोलते ना कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, तो आज हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती। कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन आपका साथ नहीं देगा। ये ज़िंदगी आपकी डियर, और आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई और आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। देखो कितनी बढ़िया बात राइटर ने लिखी, कितनी बढ़िया ऊँची बात कही है। क्या कही है कि फाइट एंड ईच पर्सन हर ओन जर्नी, लाइफ इज अ सोलो, मेक्स हिज और हर। अब देखो यहाँ लिखा मेक्स हिज और, तो हिज और के बाद लड़के के लिए होता है हिज, पुरुष के लिए, और लड़कियों के लिए हर। इसका मतलब हिज और हर एक साथ रहेगा। इसका मतलब एस के बाद तो क्यों रहेगा, ये समझ में आ रहा होगा कि एस के बाद क्यों रहेगा। अच्छा, लाइफ इज अ सोलो फाइट, लाइफ जिंदगी कैसी है, इकलौती, सोलो का मतलब अकेला, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन, लाइफ एक ऐसी लड़ाई है, जिंदगी एक ऐसी कश्मकश, एक ऐसा सफ़र है, जिंदगी एक ऐसा सफ़र है, कह रहे हैं कि जहाँ पर ईच पर्सन, हर व्यक्ति को, ईच पर्सन मेक्स, मतलब पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आएगा एस, मतलब आर से सेंटेंस उठेगा, आर के बाद आएगा पी, पी के बाद आएगा एस, और एस के बाद आपको पता है क्यों आना ही आना है, क्योंकि हिज और हर। इसका मतलब कह रहा है कि ये लिखो, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी, हर व्यक्ति को अपनी खुद की यात्रा तय करनी पड़ेगी, खुद की मंजिल तय करनी पड़ेगी, और उस पर चलना खुद ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है
कि आपकी ज़िंदगी कोई और जीने आएगा, आप पे ही को जीना पड़ेगा। तो दैट इज़ कितनी बढ़िया बात लिखी है कि लाइफ इज़ अ सोलो फाइट, लाइफ इकलौती ज़िंदगी है, एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी खुद का यात्रा करना पड़ता है। इसमें कोई और आपके साथ चलने नहीं आएगा, आपको खुद कवर करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन RPSQ। कहाँ है RPSQ? सी ऑप्शन RPSQ। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लिखा है मेड इट इवॉल्व टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज इनटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट। देखो ये बात समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस आर से नहीं उठेगा, सेंटेंस पी से नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में यहाँ वर्ब है और यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन और वर्ब सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट होता है क्यों और एस से। अब देखो जरा, एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। लेटेस्ट क्या डियर? लेटेस्ट है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। अभी कई बार ये सवाल आ चुका है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपने देखा कई PQRS पूछा गया है कि बेटा एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। इसको नाउन चाहिए। अब बताओ नाउन यहाँ दिया है? नहीं दिया, तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ नाउन दिया है? बिल्कुल दिया। यहाँ नाउन दिया? नहीं दिया। इसका मतलब एस के बाद क्यों आएगा कि नहीं आएगा? खुद सोचो, एस के बाद क्यों आएगा कि नहीं आएगा? एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज़। अगर बेटा हैज़ जानते हो तो जानते रहो, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है डियर कि क्यों के बाद पी आएगा, तो एस के बाद आएगा क्यों और क्यों के बाद आएगा पी, तो बचा जो कौन सा? आर, तो आर आ जाएगा। तो कुल मिला के SQPR दैट इज सी ऑप्शन। तो एडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज मेड इट इवॉल्व इनटू अ रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा है, सेंटेंस ऐसे पकड़ में आ रहा होगा, इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू। अब टू के बाद ये टू तो आएगा नहीं, आर के बाद एस तो आएगा नहीं, आर के बाद पी भी नहीं आ सकता क्योंकि टू के बाद पी आएगा नहीं, तो आर के बाद क्या आएगा? टू के बाद क्या आता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिया? बी दिया। इसका मतलब आर के बाद क्यों, तो आर के बाद क्यों आएगा? तो आर के बाद क्यों कहाँ दिया है? दिया ही नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन रहा होगा। देखो मैं बना देता हूँ, आर के बाद क्यों कह रहा है कि इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। इसका मतलब पी के बाद एस, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन रहा होगा। डी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा आपको, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या ऑप्शन बनेगा। RQPS ये बनेगा आपका सेंटेंस। आपका कैसे पता लगा? यहाँ समझ लीजिए कि आर के बाद क्यों ही आ सकता है, पी और एस आ नहीं सकता। अच्छा, सेंटेंस को आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कि हम कह रहे हैं प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न अथॉरिटी इफ यू हैव एनी कंप्लेंट। मतलब अगर हम उल्टा ही बोलते कि पी के बाद एस, एस के बाद आर के बाद क्यों, ऐसा भी कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ये भी सेंटेंस सही रहता। अगर हम ऐसा बोलते कि प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न अथॉरिटी इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस, तो भी सेंटेंस सही मान लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। जब नहीं दिया है तो फिर हमें इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब हम वही वाला लगाएंगे जो दिया है, एंड दैट इज RQPS। तो डियर ये आपका 10 सवाल जो PQRS के थे आपके NDA 2023 के पेपर में, इस बार जो आए थे 23 में, मैंने आपके सामने कर दिया। आपने देखा होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट कर रहे हैं। कैसे? जैसे आपने देखा कि एक कॉन्सेप्ट था कि कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको हेल्प करती रहेंगी सेंटेंस को कनेक्ट करने में, कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप कर लो ना डियर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि NDA नहीं, CDS नहीं, कोई भी सवाल PQRS में अगर 10 सवाल पूछेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ 9 आप करके आएंगे, 9 तो 100% करके आएंगे। एक की गारंटी मैं इसलिए नहीं लेता बिकॉज ह्यूमन एरर सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी होगी, आपके अंदर भी होगी। तो एक छोड़ के चलो, 9 मान के चलो, 9 तुम करके आओगे। और जिसको लगता है उसे डर लगता है PQRS से, आप वीडियो में, जब ये वीडियो अभी अपलोड किया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सर से बात करके यूट्यूब लाइव कर दूंगा एक दिन सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर। कम से कम 25-50 PQRS अलग अलग दुनिया के बड़े बड़े टफ सारे जितने होंगे वो हम लोग सब करेंगे, ताकि आपकी हम और प्रैक्टिस करा पाएँ। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाके बढ़िया वीडियो देखिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।